हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेपर डिस्कशन सेशंस। जेई मेन का डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है एंड ये सेशंस कमिंग जेई मेन जो जनवरी में हो रही है उससे रिलेटेड आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी आज के सेशंस में हम जेई मेन के लॉज ऑफ मोशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है एंड थर्ड पार्ट जो मेनली फ्रिक्शन पर बेस्ड है उस पर बेस्ड आज का सेशंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। तो अगर आप देखें तो आपको कह रहा है कि एक बॉडी है जिसकी मास 10 kg है एंड ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से एंड 5 सेकेंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। 5 सेकेंड्स के बाद अगर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, यहाँ पर t ज़ीरो है एंड यहाँ पर t की वैल्यू 5 सेकेंड्स है, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब अगर देखेंगे तो फ्रिक्शंस मोशंस के अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा है। ये फ्रिक्शंस रिटार्डेशंस देता है जैसा हम लोगों ने सीखा है। तो एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एम एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस म्यू एन 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 को एम जी लिख सकते हैं तो डिवाइडेड बाय एम, तो दैट इज माइनस म्यू जी। ये आपका एक्सेलरेशंस हो गया। एंड इक्वेशन अगर लगाएं तो v इजकल टू यू प्लस ए टी हम इक्वेशन लगाएंगे तो v ज़ीरो है एंड u की वैल्यू 20 है, a आपका माइनस म्यू जी है एंड t 5 सेकेंड्स दिया हुआ है। सो 20 विल बी इक्वल टू एंड जी 10 लेने के लिए बोल रहा है तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय 50। जीरो को कैंसिल कर दीजिए सो तो म्यू विल बी इक्वल टू 2/5, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.4। तो म्यू की वैल्यू 0.4 आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। A block of mass m slides down the plane inclined at angle 30 degree with an acceleration g by 4. The value of coefficient of kinetic friction between will be। अब ये कह रहा है कि आपकी इंक्लाइनेशंस 30 डिग्री है एंड ये स्लाइड डाउन कर रहा है विथ एक्सेलरेशन मान लीजिए a, तो a की वैल्यू क्वेश्चंस में g by 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप चाहो तो एक्सेलरेशंस की वैल्यू डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप अगर चैप्टर वीडियो देखें तो चैप्टर वीडियो में एक्सेलरेशंस डाउन द प्लेन एंड अप द प्लेन के केसेस में हमने वैल्यू निकाला है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशंस की आप डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हो g साइन थीटा एंड माइनस म्यू कॉस थीटा, ये लगा सकते हैं क्योंकि आपका देखोगे तो एम जी साइन थीटा फोर्स इस डायरेक्शंस में लग रहा है एंड फ्रिक्शंस अपवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज द नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एम के बेसिस पर ये हमने लिखा है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशंस की वैल्यू g by 4 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू g एंड साइन 30 विल बी इक्वल टू 1/2 एंड माइनस म्यू कॉस 30 विल बी इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से g को कैंसिल कर दो एंड t को इधर ले लीजिए, तो दिस इज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 इक्वल टू आ गया 1 माइनस म्यू √3। तो यहाँ से देखोगे तो म्यू √3 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/2, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो आपका म्यू की वैल्यू 1/2 √3 आ गया। तो ये आपका म्यू की वैल्यू आ गया, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 1/2 √3। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, A block of mass m slide down on a rough inclined plane with constant velocity. The angle made by the inclined plane with horizontal is theta. The magnitude of the contact force will be। अब अगर यहाँ पर देखें तो आपका ये एंगल थीटा है, इस डायरेक्शंस में फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, इस डायरेक्शंस में फ्रिक्शंस है और इस डायरेक्शंस में एम जी कॉस थीटा है एंड ये आपका नॉर्मल रिएक्शंस है। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कंटैक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शंस भी है, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शंस का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द नेट कंटैक्ट फोर्स। तो अगर हम रिजल्टेंट कंटैक्ट फोर्स की वैल्यू बात करें तो ये होगा एफ स्क्वायर एंड प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस लिमिटिंग फ्रिक्शंस के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज द म्यू एन, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस एम जी साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे एंड एन आपका एम जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखोगे का अंडर रूट लिखेंगे। तो इसमें अगर आप एम जी बाहर निकाल लो तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा एंड ये आपका एम जी का, इसका मतलब नेट रिजल्टेंट कंटैक्ट फोर्स की वैल्यू एम जी आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए बैग इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट मूविंग at a speed of 2 meter per second. The coefficient of frictions between the conveyor belt and the bag is 0.4. Initially, the bag slips on the belt before it is stopped due to frictions. The distance traveled by the bag on the belt during slipping motion is the distance traveled by the bag. अब अगर आप देखोगे तो ये सपोज करिए कि एक कन्वेयर बेल्ट है एंड ये 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कन्वेयर बेल्ट एंड बैग इज 0.4। अब यहाँ पर सपोज करिए कि आप एक बैग को जेंटली प्लेस कर रहे हैं, दिस इज द जेंटली, एंड म्यू की वैल्यू 0.4 है। तो जिस समय हमने इस बैग को प्लेस किया है उस समय में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में उसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर उस बैग की वेलोसिटी कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा तो उसकी रिलेटिव मोशन ख़त्म हो जाएगी एंड उसके बाद उसकी स्लिपिंग स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर इसको फ्रिक्शंस प्रोवाइड करें तो ये फ्रिक्शंस उसको वेलोसिटी दे रहा है और फाइनली उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड अगर हो जाएगी तो रिलेटिव मोशंस ख़त्म हो जाएगा। तो उस 2 मीटर पर सेकेंड्स की वेलोसिटी को अचीव करने के ड्यूरिंग वो कितना डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आपको एक्सेलरेशंस इक्वल टू एफ बाय एम, सो दैट विल बी इक्वल टू म्यू जी एंड वेलोसिटी वी स्क्वायर एंड माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as फार्मूला लगा सकते हैं। तो u की वैल्यू 0 है एंड v स्क्वायर का मतलब हो गया 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 एंड a इज म्यू जी एंड इनटू s ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 2 एक 2 कैंसिल कर दीजिए तो s विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 0.4 एंड मल्टीप्लाइड बाय g, तो ये 2/4 आ गया, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2, यानी कि दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर, यानी कि स्लिपिंग स्टार्ट से पहले वो 0.5 मीटर को डिस्टेंस कवर किया है। ये बी ऑप्शंस आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, गिवन इन द फिगर आर 2 ब्लॉक्स A and B of weight 20 Newton and 100 Newton respectively. These are being pressed against a wall by a force of F as shown in the figure. If the coefficient of friction between the blocks is 0.1 and between block B and the wall is 0.15, इस दोनों ब्लॉक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0.1 है एंड इसके बीच में 0.15 है, इसके बीच में 0.15 है। तो the frictional force applied by the wall in the block B is, अब अगर यहाँ पर देखोगे तो अगर यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम बनाए अगर, तो यहाँ पर इस डायरेक्शंस में एक फोर्स लग रहा है एंड इसकी वेट आपको 20 न्यूटन दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक फ्रिक्शंस लग रहा होगा इसको होल्ड करने के लिए। तो these are being pressed against a wall by a force as shown in the figure. If the coefficient of friction between the block is 0.1 and between the block is 0.1, the frictional force applied by the wall in the block. तो
यहाँ पर देखेंगे तो ये फ्रिक्शंस की वैल्यू आपका 20 न्यूटन होगा, तभी ये होल्ड कर पाएगा। एंड यहाँ पर बी ब्लॉक कांटेक्ट में है और ये वॉल है, तो इसकी खुद की जो वेट है दैट इज़ द 100 न्यूटन। लेकिन ये यहाँ पर जो ए ब्लॉक की जो फ्रिक्शंस है उसके कारण भी बी ब्लॉक पर फ्रिक्शंस लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शंस में टोटल फोर्स 100 एंड प्लस एफ, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 120 न्यूटन। एंड यहाँ पर जो फ्रिक्शंस है, मान लीजिए इसको हम F1 लिख देते हैं, तो F1 की वैल्यू 120 न्यूटन आ जाएगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए कि जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इस दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस पर फोर्स लगेगी। तो अगर इस पर फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है तो इधर भी फोर्स 20 न्यूटन लगेगा। इसका मतलब नेट फोर्स बी ब्लॉक पर जो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शंस में होगा दैट विल बी इट्स ओन वेट एंड फ्रिक्शंस बाय ए। तो टोटल फोर्स 120 न्यूटन हो जाएगा, इसीलिए इस फ्रिक्शंस की वैल्यू टू होल्ड द ब्लॉक 120 न्यूटन होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, consider a car moving on a straight road with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड. The distance at which the car can be stopped. आपको यहाँ पर म्यू के दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज योर कार, दिस इज मूविंग एट 100 मीटर पर सेकेंड एंड ये फ्रिक्शंस उसको रिटार्डेशन जनरेट कर रहा है। तो एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एम, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू माइनस म्यू के जी। एंड म्यू के का वैल्यू 0.5 है, तो ये 5 मीटर निगेटिव में आ गया। अब जब ये स्टॉप किया यानी कि इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो उस केसेस में ये कितना डिस्टेंस कवर किया है ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। आप सिंपली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाओ। तो स्टॉप किया है तो 0 माइनस 100 इंटू 100 will be equal to 2 multiplied by minus 5 and multiplied by s। तो निगेटिव हटा दीजिए तो 1000 मीटर आ जाएगा, तो s will be equal to 1000 मीटर। इसका मतलब बी ऑप्शन will be the correct answers। नेक्स्ट देखिए, a horizontal force 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against a wall. The coefficient of frictions between the block and the wall is 0.2। यहाँ पर coefficient of frictions की वैल्यू 0.2 दिया हुआ है। The weight of the block, तो यहाँ पर देखेंगे अगर इसकी weight mg ले इस डायरेक्शंस में, तो weight will be equal to frictional force will be equal to mu n, and mu is 0.2 and n will be, यहाँ पर जो n होगा वो 10 न्यूटन के बराबर होगा, तो ये 10 न्यूटन हो गया। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन। इसका मतलब उसकी वेट 2 न्यूटन होगी। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट देखिए, a 2 kg brick begins to slide over a surface which is inclined at an angle of 45 degree with respect to the horizontal axis. The coefficient of static friction between their surface is। तो यहाँ पर देखेंगे अगर, तो ये कह रहा है कि अगर ये थीटा 45 डिग्री है तो दिस ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड्स। A 2 kg brick begins to slide over a surface which is inclined at 45 degree। 45 डिग्री पर अगर वो just begins to slide, इसका मतलब 45 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज है। उस केसेस में आप 10 अल्फा को या 10 थीटा को म्यू के डायरेक्टली इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि म्यू विल बी इक्वल टू द 1। एंड वैसे अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हो एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड एम जी कॉस थीटा फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शंस एंड एम जी कॉस थीटा, एंड ये नॉर्मल रिएक्शंस है। तो जस्ट बिगिंस में एम जी साइन थीटा को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल लिखेंगे तो आपको यही रिलेशंस आ जाएगा। इसका मतलब बी उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन ए टेबल of rough surface. Now if a force of 30 Newton is applied in the direction parallel to the surface of the table, the block slides through a distance of 50 meter in the interval of 10 seconds. तो coefficient of kinetic friction is, यहाँ पर अगर देखें तो ये 5 kg का एक ब्लॉक है
इस पर आपने 30 न्यूटन का एक फोर्स लगाया है एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शंस पर लग रहा है एंड द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशंस देखें, जैसे इस डायरेक्शंस में अगर एक्सेलरेशन देखें तो इस डायरेक्शंस की नेट फोर्स हो गया 30 माइनस एफ एंड डिवाइडेड बाय 5। तो आप इसको चाहो तो 6 माइनस एफ बाय 5 लिख सकते हो एंड इसको अगर म्यू एन भी लिख दें मान लीजिए तो 6 माइनस म्यू एन हो जाएगा 5g बाय 5। तो इसका मतलब दिस इज 6 माइनस 10 म्यू, आपको g10 लेने के लिए बोल रहा है, दिस इज योर एक्सेलरेशंस। अब वो कह रहा है कि 50 मीटर ट्रैवल किया है इन द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। तो आप s इजकल टू यू टी एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ। s is given to you 50 इजकल टू 0 and plus half a and into 10 सेकेंड यानी कि 10 स्क्वायर। तो 100 ये आपका एक्सेलरेशंस की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर अगर हम 1 इजकल टू 6 एंड माइनस 10 म्यू रख दें तो 10 म्यू विल बी इक्वल टू 5, सो म्यू विल बी इक्वल टू 0.5। तो आपका 0.5 विल बी द करेक्ट आंसर्स, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 4 kg एंड 40 kg की दो ब्लॉक है एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक इज़ 0.2। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू 0.02 दिया हुआ है। तो इस डायरेक्शंस में एक फ्रिक्शंस एक्ट करेगा और फ्रिक्शंस की वैल्यू निकाल लो। तो फ्रिक्शंस इज इक्वल टू म्यू एन, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एम जी एंड म्यू इज गिवन टू 0.02, एम इज 40 kg एंड इंटू g10 ले लेते हैं। तो ये आपका 8 न्यूटन आ गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो दिस इज़ योर टेंशन T एंड यहाँ पर लग रहा है 4g एंड इस डायरेक्शंस में T लग रहा है और इसकी एक्सेलरेशंस इस डायरेक्शंस में A है। तो आप नॉर्मल जो इक्वेशंस है उसमें लगाइए, सिर्फ एक्स्ट्रा फ्रिक्शंस को ऐड कर लेंगे तो आपका कोई भी कांस्टेंट रिलेशंस नहीं है, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, यानी कि 4g एंड माइनस टी विल बी इक्वल टू 4a एंड t माइनस 8 विल बी इक्वल टू 40a। सो दिस इज कैंसिल आउट। तो 40 माइनस 8 ये हो गया 32 इक्वल टू 44a। आपको तो a is equal to 32 divided by 44, so that will be equal to 8 upon 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशंस का वैल्यू 8 by 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट देखिए, a system of two blocks of masses m 2 kg and m is equal to 8 kg is placed on the smooth table as shown in the figure. The coefficient of static friction between the two blocks is 0.5 and surface is smooth है. The maximum horizontal force F that can be applied to the block of mass m so that the blocks move together will be अगर आप फिर से कांस्टेंट रिलेशंस की चैप्टर वीडियो देखो तो मैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हूँ एंड ऐसा भी हो सकता है जैसे क्वेश्चंस में नीचे वाले ब्लॉक पर एफ फोर्स लगा करके मैक्सिमम एफ पूछ रहा है सो दैट द टू ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ऐसा भी हो सकता है कि एम ऊपर लगाए। तो इसीलिए कांस्टेंट रिलेशंस में जो इसको डिस्कस किया गया वहाँ पर चैप्टर वीडियो को ज़रूर फॉलो करिए। अब यहाँ पर आप अगर इसी फ्रेम से एनालाइज करोगे तो आपको आसानी होगी। जैसे मान लीजिए कि दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन ए है, तो अगर हम इसी फ्रेम से देखें तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए इस डायरेक्शंस में और यहाँ पर फ्रिक्शंस लग रहा है इस डायरेक्शंस में और नीचे वाले पर फ्रिक्शंस इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर हम फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो स्यूडो फोर्स बढ़ता जाएगा।
अगर स्यूडो एम ए एफ से ग्रेटर हो जाएगा तो वो स्लाइड करना शुरू कर देगा। इसका मतलब टू मूव टुगेदर हमारा ये कंडीशंस हो गया कि जो एम ए है यानी कि ए इज द कॉमन एक्सेलेरेशन दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ, लेस देन इक्वल टू म्यू एन एम जी, यानी कि ए शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी, यानी कि मैक्सिमम एक्सेलेरेशन वेयर द टू ब्लॉक विल मूव टुगेदर इज म्यू जी। अब अगर आप नीचे वाले ब्लॉक के लिए देखो तो हम f माइनस एफ इजकल टू एम ए लिखेंगे एंड f की ये वैल्यू है, सो f विल बी इक्वल टू m, a की वैल्यू f मैक्स लिखेंगे अगर तो यहाँ पर a मैक्स लिखेंगे एंड प्लस f लिखेंगे, सो f मैक्स विल बी इक्वल टू m म्यू जी एंड दिस विल बी इक्वल टू m म्यू जी। तो अगर हम m प्लस m एंड म्यू जी कॉमन ले लें, सो दिस विल बी द मैक्सिमम फोर्स द टिल टू विल मूव टुगेदर। अब इसमें वैल्यू फेड कर दीजिए, तो यहाँ पर ये 8 है एंड ये प्लस 2 एंड म्यू का वैल्यू देखो कितना है 0.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये 5 हो गया, तो ये आपका 50 न्यूटन आ जाएगा। सो 50 न्यूटन इज द मैक्सिमम फोर्स टिल द टू विल मूव टुगेदर। एंड अगर वो आपको जी की वैल्यू 9.8 ले रहा है तो 49 न्यूटन आ जाएगा, अगर उसने 9.8 न्यूटन लिया है तो। मेरे ख्याल से ये सही है। आप इस फ्रेम से एनालाइज करके देख सकते हो कि जब वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो स्यूडो फोर्स एम ए पीछे लग रहा है और फ्रिक्शन उसको प्रिवेंट कर रहा है, तो फोर्स बढ़ने से स्यूडो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन फ्रिक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू फिक्स्ड है। तो अगर एम ए लिमिटिंग से ज़्यादा हो जाएगा तो वो पीछे स्लाइड करना शुरू कर देगा। उस कंसेप्ट से ये काफ़ी इजीली सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ए स्टील ब्लॉक ऑफ मास 10 kg रेस्ट्स ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये आपका 10 kg का स्टील का है। When 3 iron cylinders are placed on it as shown and the block and the cylinders are go down with an acceleration, ये कह रहा है कि when 3 iron cylinders इस पर प्लेस कर दिया है तो ये सिस्टम नीचे जा रहा है। The normal reactions are by the floor if mass of the iron cylinder are equal and of 20 kg each। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शंस आ रही है फ्लोर पर, उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इसमें कुछ नहीं है, आप अगर नॉर्मल एक्सप्लेनेशन देखो तो ये आपका एक फ्लोर है एंड ये 10 kg है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, जबकि इसकी एक्सेलरेशंस की वैल्यू आपको क्वेश्चंस में 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ये 0.2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एंड यहाँ पर देखें तो इसका मास तो 10 g लग रहा है, लेकिन अगर उस सिलेंडर की देखें तो ईच मास 20 kg है, तो इसका मतलब एक 60 g डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अब अगर इक्वेशंस बनाएं तो 60 g प्लस 10 g यानी कि 70 g एंड माइनस आर विल बी इक्वल टू 70 a, तो r विल बी इक्वल टू 70 एंड g माइनस a, so that is 70 एंड g को 10 लेने के लिए बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 10 एंड माइनस 0.2, सो दैट विल बी इक्वल टू 9.8, ये 9.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर डेसिमल को हटा लो तो 6 एंड 5 686 न्यूटन आ जाएगा आपका। ये नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, A block of mass m slides along a floor while a force of magnitude f is applied at an angle theta as shown in the figure. The kinetic coefficient of kinetic friction is mu k, then the block's acceleration a is given by। तो
अगर एक्सेलरेशंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है ये, तो इस डायरेक्शंस में एफ कॉस थीटा एंड अगर हम देखें तो इस डायरेक्शंस में एफ साइन थीटा एंड एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है और फ्रिक्शंस इस डायरेक्शंस में लग रहा है। तो अगर हमें एक्सेलरेशंस फाइंड करना होगा तो हम लोग नेट फोर्स इन द डायरेक्शंस ऑफ द एक्सेलरेशन लिखेंगे, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस है। तो इस डायरेक्शंस में हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा माइनस एफ विल बी इक्वल टू, इसकी मास m है तो एम ए। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन, एन विल बी इक्वल टू एम जी एंड माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम ए। तो ये कितना हो गया, ये म्यू के है, तो m को इस साइड ले आए तो एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय m एंड माइनस म्यू के g एंड माइनस f साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय m, ऐसा लिख सकते हैं। तो f कॉस थीटा माइनस म्यू के g माइनस f बाय साइन थीटा, f बाय m साइन थीटा, तो b ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल रिएक्शंस यहाँ पर ध्यान रखना है कि नॉर्मल रिएक्शंस यहाँ पर mg नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस f साइन थीटा होगा। नेक्स्ट देखिए, टू मासेज m1 5 kg and m2 10 kg are connected by an extensible string over a frictionless pulley are moving as shown in the figure. The coefficient of frictions of the horizontal surface is 0.15. The minimum weight m that should be put on the top of m2 to stop the motion is. अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर फ्रिक्शंस इस डायरेक्शंस में लगेगा, इसका मतलब स्टॉप करना है तो टी m1g के बराबर होगा। आपका जो t है एंड t इज इक्वल टू m1g, सो दैट विल बी इक्वल टू 5g। ये हमारा 5g हो गया। एंड दूसरा जो है t विल बी इक्वल टू, एक सेकेंड इसको चलाओ, t will be equal to frictions. So here 55g will be equal to mu is 0.15 and n will be equal to m2 and plus m into g. तो यहाँ पर g and g को हम कैंसिल कर देते हैं, तो अब यहाँ पर आ गया 0.15 एंड m2 की वैल्यू दिया हुआ है 10 एंड प्लस m। तो यहाँ से अगर हमने 100 ले लिया तो 5 and 3, so 100 upon 3 is equal to m2, m plus 10, so this is 33.3 and minus 10 will be equal to m, so m is coming 23.3 kg. So minimum mass is 23.3 kg. तो द मिनिमम वेट m दैट शुड बी प्लेस्ड, तो अब ये एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो इससे नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि 18.3 kg होगा तो वो मूव करेगा, 10.3 kg होगा तो मूव करेगा, एंड 27.3 kg पर मूव नहीं करेगा और 43.3 kg पर भी मूव नहीं करेगा, लेकिन मिनिमम पूछ रहा है, इसीलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब फिर से देखिए, हमारा m की जो वैल्यू आया दैट इज 23.3 kg, मास को अगर पुट करते हैं तो टेंशन फ्रिक्शन को बैलेंस कर लेता है, ये अपनी पोजीशन पे स्टॉप कर देता है। क्वेश्चन में पूछा है द मिनिमम वेट m दैट शुड बी पुट ऑन टॉप m2 टू स्टॉप द मोशंस। तो
हमारे वेट से नीचे होगा, यानी 18.3 केजी होगा और 10.3 केजी होगा, तो बॉडी मूव करेगी। लेकिन इस दोनों केसेस में मूव नहीं करेगा। मिनिमम पूछ रहा है, इसलिए 27.3 केजी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी अप inclined plane is F1, while the minimum force needed to prevent it from the sliding down is F2. If the inclined plane makes an angle theta from the horizontal such that tan theta is equal to 2 mu, then the ratio of F1 and F2. अब यहाँ पर देखिए कि आपका अगर ये थीटा है और यहाँ पर mg sin थीटा इस डायरेक्शंस में लग रहा है एंड फ्रिक्शंस इस डायरेक्शंस में लगेगा। अगर हम इसको अप डायरेक्शंस में पुल करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चंस में मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी अप, इसका मतलब हमारा F1 की वैल्यू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा एंड प्लस f, so this will be equal to mg sin theta and plus mu mg cos theta, mu mg cos theta। यहाँ पर मैं बनाया नहीं हूँ, ये अंडरस्टूड है कि दिस इज द mg cos थीटा एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शंस, तो म्यू एन के बेसिस पर ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको if the inclined plane makes an angle theta from the horizontal such that tan theta is 2 mu दिया हुआ है, तो अभी मैं इसको इसी तरह रखता हूँ, लेट F1 की वैल्यू। एंड अगर सपोज करिए कि अब ये कह रहा है कि 10 यहाँ पर mg sin थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शंस में वो mg sin थीटा माइनस f होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर हम इस डायरेक्शंस में फोर्स F2 लगा देते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शंस में स्लिप करने से प्रिवेंट करने के लिए, तो F2 प्लस F इक्वल टू mg sin थीटा हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो F2 है वो mg sin थीटा एंड माइनस f आ जाएगा, यानी कि F2 विल बी इक्वल टू mg sin थीटा एंड माइनस म्यू mg cos थीटा, ऐसा आ जाएगा। अब आप क्या करो कि दोनों का रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो F1 अपन F2 का रेशियो निकालिए एंड cos थीटा कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर बचेगा cos थीटा कॉमन ले लेंगे और mg cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, mg cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा tan थीटा एंड प्लस म्यू, और यहाँ पर भी mg cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर mg cos थीटा कॉमन लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा माइनस म्यू, एंड ये कैंसिल हो गया। tan थीटा की वैल्यू आपको 2 म्यू दिया हुआ है, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 म्यू एंड डिवाइडेड बाय 2 म्यू माइनस म्यू, तो ये म्यू आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए रेशियो 3 आ जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स द टाइम टू स्लाइड डाउन 45 degree rough in plane as it takes time to slide down an inclined perfectly smooth 45 degree inclined plane. An object takes n times the time to slide down 45 degree rough inclined plane as it takes time to slide down an inclined identical perfectly smooth 45 degree inclined plane. Coefficient of kinetic friction between the object and the surface. यहाँ पर देखिए कि अगर सपोज करिए कि ये थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है और अभी सपोज करिए कि स्मूथ है, तो इस केसेस में आपका जो एक्सेलेरेशन होगा वो g sin थीटा होगा स्लाइड डाउन। तो यहाँ पर अगर आप L इजकल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, तो टाइम का एक जनरल फार्मूला हम निकाल रहे हैं 2L अपन ए का अंडर रूट, तो टाइम टेकन टू स्मूथ प्लेन will be equal to 2L upon
जी साइन थीटा का अंडर रूट, एंड अगर रफ है, अगर ये रफ है तो रफ सरफेस पर जो एक्सेलरेशंस होगी उसकी वैल्यू को हम जी साइन थीटा एंड माइनस म्यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो t on the rough surface will be equal to 2l and divided by g sin theta and minus mu cos theta का अंडर रूट। Now according to questions, time taken on the rough surface is n times the time taken on the smooth surface। तो स्क्वायर कर दें तो टाइम टेकन ऑन द स्क्वायर एन स्क्वायर एंड टी एस स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जगह पर आप लिख सकते हो 2l जी, एंड यहाँ पर साइन 45 एंड साइन कॉस 45 की वैल्यू सेम होगी, इसीलिए आप यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले सकते हो, साइन थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस म्यू। यहाँ पर साइन 45 एंड कॉस 45 की वैल्यू सेम है, इसीलिए आप कॉमन ले सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई 2l एंड डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो आपका जी साइन थीटा कैंसिल हो गया, 2l कैंसिल हो गया। हमें म्यू की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो आपका 1 माइनस म्यू विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। सो म्यू विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर देखो, हमने टाइम के लिए एक स्पेशल यहाँ पर इक्वेशन बना दिया। स्मूथ पर रहेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ द स्मूथ यूज़ करेंगे, एंड रफ पर रहेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ द रफ यूज़ करेंगे, एंड उसके बेसिस पर कंपेयर करके आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, a block of mass 5 kg is placed on a rough inclined plane surface as on the view. If F1 is the force required to just move the block up the inclined plane, and F2 is the force required to just prevent from sliding down, the value of F1 and F2। अभी ये सिमिलर केसेस हमने किया है, तो आपका जो F1 है मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दैट इज द mg sin थीटा एंड प्लस f, and F2 will be equal to mg sin theta माइनस f। तो ये F1 एंड माइनस F2 को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो F1 माइनस F2 विल बी इक्वल टू 2f, दैट विल बी इक्वल टू 2 म्यू एन, एन का वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा, 2 म्यू देखिए कितना है 0.1 इंटू 0.1, m है 5, g 10 ले लेते हैं, एंड cos 30 विल बी इक्वल टू √3/2। तो ये 10 कैंसिल हो सकता है, ये 2 कैंसिल हो सकता है, तो ये आपका 5√3 आ जाएगा। इसका मतलब डिफरेंसेस 5√3 आ जाएगा, तो इसका मतलब नेक्स्ट देखिए, A block of mass m is placed on a surface having a vertical cross section given by y is equal to x square by 4. If the coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping। अब अगर देखें तो मान लो कि ये आपका कर्व सरफेस है, दिस इज योर कर्व सरफेस, एंड इसकी इक्वेशन आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 दिया हुआ है, एंड सपोज करिए कि यहाँ पर हमने ये x है और ये y है, अभी मान लीजिए यहाँ पर प्लेस किया है, तो अगर आप dy बाई डी एक्स फाइंड करो तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 4, सो दैट विल बी इक्वल टू x बाई 2। एंड यहाँ पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर ये थीटा हो तो आपको dy बाई डी एक्स जो है वो टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, एंड टेन थीटा जो है वो म्यू के बराबर होगा। जैसे आपका जो यहाँ पर जो टेंजेंट है,
अगर ये थीटा है एंड वहाँ पर वो स्लीप करना जस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो ये कंसेप्ट ऑलरेडी है कि दैट विल बी द एंगल ऑफ रिपोज, एंड उसके बेसिस पर ये आपका टेन थीटा आ गया एक्स बाई टू, एंड टेन थीटा के वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, तो 0.5 विल बी इक्वल टू एक्स बाई टू, एंड ये 1/2 आ गया, तो x की वैल्यू 1 मीटर आ गया। अब x की वैल्यू 1 मीटर आ जाएगा, तो उसके इक्विवेलेंट जो y होगी दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट, तो y विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो इसका मतलब 1/4 मीटर विल बी द मैक्सिमम हाइट, ये आपका मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, consider a block kept on an inclined plane of 45 degree as on a figure. If the force required to just push it up the incline is 2 times the force required to just prevent it from the sliding, the coefficient of friction between the, अब ये अगर देखोगे तो सिमिलर टाइप की क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, तो F1 जो है दैट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस f, एंड F2 will be equal to mg sin theta minus f। अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप इज 2 टाइम्स, यानी कि आपको f1 की वैल्यू 2 टाइम्स f2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब mg sin theta एंड प्लस f विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, तो ये 2 mg cos theta, 2 mg sin theta एंड माइनस f, 2f माइनस 2f, तो इससे 3f विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, एंड 3 म्यू एन, एन का वैल्यू यहाँ पर mg cos थीटा लिखेंगे, तो mg cos थीटा विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, दोनों तरफ m सेम ले लीजिए, तो इससे आपका जो म्यू की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा बाई 3, एंड थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है, तो दिस विल बी 1/3, यानी कि दिस इज 0.3 एंड 3, तो आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट देखिए, a block kept on a rough inclined plane as shown in the figure remains at rest up to a maximum force of 2 Newton down the inclined plane. The maximum external force up the inclined plane that does not move the block is 10 Newton. The coefficient of static frictions, दोनों को अलग अलग कर लो। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो इंक्लाइनेशंस 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, एंड यहाँ पर अगर mg sin थीटा इस डायरेक्शंस में लग रहा है एंड 2 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शंस में लग रहा है, तो फ्रिक्शंस के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि mg sin थीटा एंड प्लस 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरे केसेस में देखो, ये थीटा अभी भी 30 डिग्री है, एंड यहाँ पर आप इस डायरेक्शंस में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, mg sin थीटा इस डायरेक्शंस में लग रहा है, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शंस में लग रहा है, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब mg sin थीटा एंड प्लस f इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो mg sin थीटा की जगह पर हम f माइनस 2 लिख सकते हैं, तो mg sin थीटा की जगह पर f माइनस 2 एंड प्लस f इजकल टू आ गया 10, तो 2f इजकल टू 12, तो फ्रिक्शंस की वैल्यू आ गया 6 न्यूटन, ये 6 न्यूटन फ्रिक्शंस की वैल्यू आ गया। एंड अगर फिक्स आपको क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ पर mg sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा कितना, mg sin 30 will be equal to force of friction and minus 2,
ये हो जाएगा F माइनस 2 यानी कि दैट इज द 4 एंड साइन 31 है, इसका मतलब mg जो है दैट विल बी इक्वल टू 8 न्यूटन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस को हम म्यू mg cos 30 लिख रहे हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू हमने 6 निकाला है, दैट इज द म्यू, और mg की वैल्यू 8 न्यूटन निकाला है एंड cos 30 हो गया √3/2, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इसका मतलब म्यू विल बी इक्वल टू 3/2√3, 3/2√3, इसको आप √3/2 लिख सकते हो, तो ये √3/2 आ जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट देखिए, a uniform chain of 6 meter length is placed on a table such that a part of its length is hanging over the edge of the table. The system is at rest. The coefficient of static friction between the chain and the surface is 0.5. The maximum length of the chain hanging from the table is. अब अगर देखेंगे तो मान लीजिए कि इसकी हैंगिंग पार्ट को हमने x लिखा है, तो ये आपका 6 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि टोटल लेंथ 6 दिया हुआ है। अब इस हैंगिंग पार्ट की जो वेट है वो इसको खींचने की कोशिश कर रहा है एंड यहाँ पर फ्रिक्शन उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है। एंड मान लीजिए कि लीनियर मास डेंसिटी लेमडा है, यानी कि यूनिट लेंथ की मास लेमडा है, तो एक्स लेंथ की मास लेमडा एक्स हो जाएगा और इसकी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लेमडा एक्स जी एक्ट करना शुरू कर देगा। तो अगर ये जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लेमडा एक्स जी विल बी इक्वल टू फ्रिक्शंस, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एन, एंड म्यू यहाँ पर हर एक पोर्शंस की नॉर्मल रिएक्शंस लगा दें तो इसकी मास हो जाएगी लेमडा मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस एक्स इंटू जी। तो आपका लेमडा एक्स जी इज इक्वल टू दिस एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से लेमडा और जी को कैंसिल कर देते हैं, तो x विल बी इक्वल टू म्यू, म्यू का वैल्यू है 1/2 एंड दैट इज 6 माइनस एक्स, तो ये हो गया 2x एंड प्लस 3x विल बी इक्वल टू 6, तो x विल बी इक्वल टू 2 मीटर, यानी कि मैक्सिमम लेंथ जो हैंग कर सकते हैं, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल इज 2 मीटर, तो ये आपका 2 मीटर आ सकता है। हमने यूनिट लेंथ की मास को लेमडा मान लिया है, तो एक्स लेंथ की मास लेमडा एक्स होगा एंड 6 माइनस एक्स लेंथ की मास लेमडा इंटू 6 माइनस एक्स होगा। नेक्स्ट देखिए, ए बॉडी ऑफ मास m इज लॉन्च्ड अप on a rough inclined plane making angle 30 degree with the horizontal. The coefficient of friction between the body and the plane is under root x/5 if the time of ascent is half of the time of descent. Launched up जैसे ये कह रहा है कि अगर ये थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है और इसको हमने लॉन्च्ड अप किया है u वेलोसिटी से, तो इसको पहुंचने का जो यहाँ पर वेलोसिटी 0 ले लेते हैं और रफ इंक्लाइन प्लेन with the horizontal, the coefficient of frictions, if the time of ascent is equal to, if time of ascent is half of the time of descent, is the half of the time of descent. तो आपका एसेंट के केसेस में जो रिटार्डेशंस होगी that will be minus g and sin theta and plus mu cos theta, क्योंकि आपका mg sin theta भी इस डायरेक्शंस में लग रहा है एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस भी इसी डायरेक्शंस में लग रहा है, तो उसके बेसिस पर ये रिटार्डेशन जनरेट करेगा
तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, ये टाइम ऑफ एसेंट, ये मान लीजिए एक्सेलरेशन ऑफ द एसेंट है। तो आप ये कह सकते हो कि v इजकल टू u एंड प्लस ए टी, तो दिस इज 0 एंड दिस इज द u एंड माइनस acceleration of the ascent and multiplied by time of the ascent. So time of ascent will be equal to u upon acceleration of the ascent. And यहाँ पर आप इसको अगर L मान लो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि v स्क्वायर एंड माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। तो u 0 है तो माइनस यू स्क्वायर इजकल टू ट्वाइस of accelerations of ascent and multiplied by L, ये निगेटिव में आएगा। तो u की वैल्यू अगर फिट करें तो u इज 2 acceleration of the ascent and multiplied by L का अंडर रूट एंड डिवाइडेड बाय acceleration of the ascent। तो ये कितना हो गया 2L डिवाइडेड बाय acceleration of the ascent का अंडर रूट। दिस इज द TA। एंड टाइम ऑफ डिसेंट अगर करें तो फ्रिक्शंस ऊपर डायरेक्शंस में लगना शुरू हो जाएगा। तो उस केसेज में अगर आप टाइम देखेंगे तो 2L एंड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशंस ऑफ डिसेंट, एंड एक्सेलरेशंस ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल टू g sin थीटा एंड माइनस म्यू कॉस थीटा। तो अब ये कह रहा है कि टाइम ऑफ एसेंट इज द हाफ ऑफ द टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम ऑफ डिसेंट स्क्वायर। टाइम ऑफ एसेंट हो गया 2L, acceleration of the ascent is a sin theta and plus mu cos theta will be equal to 1/4 time of descent is 2L and divided by g and sin theta and minus mu cos theta। तो आप 2L एंड 2L को कैंसिल कर दो, g को कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर क्या आ गया 4 sin थीटा 4, एंड इसमें मैं cos थीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो 4 cos थीटा विल बी इक्वल टू 10 थीटा माइनस म्यू एंड इक्वल टू, इसमें भी cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो ये cos थीटा ले लिए कॉमन, तो ये हो गया 10 थीटा एंड प्लस म्यू। तो cos थीटा को हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर 4 10 थीटा माइनस 4 म्यू विल बी इक्वल टू 10 थीटा एंड प्लस म्यू। तो इधर ले आइए, तो ये हो गया 3 10 थीटा इजकल टू 5 म्यू एंड तो ये आ गया कितना 10 30 डिग्रीज 1/√3। तो ये √3/5 आ गया। तो म्यू विल बी इक्वल टू √3/5। तो आपका जो x की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये 3 आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x की वैल्यू 3 आ गया। नेक्स्ट देखिए, a body of mass 1 kg rests on a horizontal floor with which it has a coefficient of static friction is 1/√3. It is desired to make the body move by applying the minimum possible force F Newton. The value of F is round of नियरेस्ट नंबर में। देखिए आपको कह रहा है कि इसको हमें 1 kg है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/√3। इट इज डिजायर्ड टू मेक द बॉडी मूव बाय अप्लाइंग द मिनिमम फोर्स। तो अगर हमने इस डायरेक्शंस में F फोर्स लगा दिया, ये थीटा है, तो इस डायरेक्शंस में F cos थीटा, तो इस डायरेक्शंस में फ्रिक्शंस एंड इस डायरेक्शंस में F sin थीटा। और बॉडी को मूव करने के लिए F cos थीटा शुड बी इक्वल टू F, यानी कि दैट इज म्यू mg and minus F sin theta।
So here f is coming mu mg divided by cos theta and plus mu sin theta. तो अब ये फोर्स से वो मूव कर रहा है, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड हमें करना है। तो y को अगर हम cos थीटा एंड प्लस म्यू sin थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पर अगर dy बाई डी थीटा करें तो दैट इज माइनस sin थीटा एंड प्लस म्यू cos थीटा। एंड मिनिमम के लिए हम इसकी डेरिवेटिव को 0 लेंगे, तो इसके बेसिस पर म्यू इज कमिंग टेन थीटा एंड म्यू का वैल्यू 1/√3 है, तो ये 1/√3 इक्वल टू टेन थीटा। सो दिस इज 1 एंड दिस इज √3, तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब आपको अब अगर इसमें वैल्यू फिट करें तो म्यू इज 1/√3 एंड 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइडेड बाय cos थीटा इज √3/2 and plus mu, that is the 1/√3, and sin theta is 1/2. तो अब अगर देखें so this is g/√3 डिवाइडेड बाय, अगर हम 2√3 एलसीएम ले लें तो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 ये 3 हो जाएगा एंड प्लस 1। सो दिस इज कमिंग, जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोल रहे हैं, 10 डिवाइडेड बाय ये हो गया कितना 2, √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4/2 √3 आ गया, तो ये 10/2 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू 5 आ जाएगा। 5 न्यूटन इज द आंसर आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये सही है। When a body slides down from rest along a smooth inclined plane making an 30 degree with the horizontal, it takes time t. When a body slides down from rest along a smooth inclined plane making a 30 degree with the horizontal, it takes time t. When the same body slides down from the rest along a rough inclined plane making the same angle with the horizontal, the same distance, it makes a time alpha t, where alpha is constant greater than 1, the coefficient of friction between the body. अब अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर ये 30 डिग्री है और ये स्मूथ है, तो इस डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन है g sin 30। तो यहाँ पर टाइम ऑफ स्मूथ को t लेने के लिए बोल रहा है, एंड दैट भी 2l/g sin 30 का अंडर रूट। एंड रफ केसेस में जो टाइम है उसको अल्फा टी लेने के लिए बोल रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 2l/g sin 30 एंड माइनस म्यू cos 30 का अंडर रूट। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम देखें तो अल्फा स्क्वायर एंड टी स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं 2l/g sin 30, that will be equal to 2l and upon g sin 30 and minus mu cos 30। अब अगर 2l को कैंसिल कर दें और g को कैंसिल कर दें तो हमें कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर एक बार अगर सॉल्व कर लें तो sin 30 1/2 आ गया, तो ये हो गया 2α² विल बी इक्वल टू 1/1/2 एंड माइनस म्यू √3/2, सो दैट इज इक्वल टू 2/1 माइनस म्यू √3।
तो यहाँ से 2 को भी हटा सकते हैं, तो यहाँ से 1 माइनस म्यू रूट 3 will be equal to 1 upon alpha square. So 1 minus 1 upon alpha square will be equal to म्यू रूट 3. तो म्यू का वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. तो क्वेश्चंस में देखिए कि x की जगह पर, इसका मतलब x की वैल्यू आपका 3 आ जाएगा. ये सॉल्व करने से आ रहा है. नेक्स्ट देखिए, a body of mass 4 kg is standing on a piece of wood having a mass 5 kg. ये 5 kg का है. If the coefficient of friction between the wood and the floor is 0.5, the maximum force that the boy can exert on the rope so that the piece of wood does not move from its place. तो अगर यहाँ पर मैं इसकी डायग्राम बना लूँ, तो ये सपोज करिए कि 5 kg का एक ब्लॉक है एंड इस डायरेक्शंस में टेंशन उसको पुल करने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शंस में लग रहा है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू आपको 0.5 दिया हुआ है. एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो जिस फोर्स से ये बॉय उसको पुल करेगा उतना ही फोर्स इस डायरेक्शंस में लगेगा, यही समझना है यहाँ पर. एंड ये 5G इस डायरेक्शंस में लग रहा है. अब देखिए, जिस पोल यहाँ पर जिस फोर्स से ये उसको पुल करेगा उतना ही फोर्स इस पर लगेगा, तो आप इसको दिखा सकते हैं. एंड बॉय ऑफ मास 4 kg है, तो यहाँ पर उसकी भी मास को इंक्लूड कर लो, इसकी मास 4 kg है. एंड ब्लॉक की मास 5 kg है. ठीक है, तो इसका मतलब जस्ट मूव करने के लिए आप T को लिखेंगे फ्रिक्शंस के बराबर, तो T विल बी इक्वल टू म्यू n एंड म्यू विल बी इक्वल टू m प्लस m g एंड माइनस t. तो t इजकल टू म्यू का वैल्यू 0.5 है, तो दिस इज द 1 अपॉन 2 एंड ये 5 प्लस 4 तो ये 9g हो जाएगा एंड माइनस t तो 2t एंड प्लस t तो 3t इज इक्वल टू 9g. इसका मतलब t विल बी इक्वल टू 3g एंड g का वैल्यू अगर लें तो ये 30 न्यूटन आ सकता है. सो जिस फोर्स से बॉडी पुल कर रहा है दैट इज द 30 न्यूटन. नेक्स्ट देखिए, as shown in the figure, a block of mass root 3 kg is kept on a mass root 3 kg kept on a rough horizontal surface of coefficient of frictions 1 upon 3 root 3. तो यहाँ पर coefficient of frictions की वैल्यू 1 upon 3 root 3 दिया हुआ है और mass root 3 kg दिया हुआ है. The critical force to be applied on the vertical surface as shown in the figure at an angle 60 degree with the horizontal such that it does not move will be 3x. तो आपको 3x x तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है. अब यहाँ पर देखें अगर, तो क्रिटिकल फोर्स, मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में फोर्स F लगा रहे हैं, तो अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स F लगा रहे हैं, ये 60 डिग्री है, तो इस डायरेक्शन में F cos 60 एंड इस डायरेक्शन में F sin 60 एंड इस डायरेक्शंस में तो इधर फ्रिक्शंस हो जाएगा. आपको क्रिटिकल फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है. इसका मतलब हम इक्वेशंस लिख सकते हैं F cos 60. नाउ द F cos 60 is equal to force of frictions, that is the mu n, and that will be equal to mu and mg and plus F sin 60 एंड म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें F की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है. तो अगर हम कॉमन ले लें तो F विल बी cos 60
and minus mu sine 60, and that will be equal to mu mg. तो f is equal to mu mg and whole divided by cos 60 and minus mu sin 60. तो अब अगर वैल्यू फिट करें तो म्यू इज 1/3√3, m इज √3 and g is 10 divided by 1/2 minus 1/3√3 मल्टीप्लाइड बाय √3/2. ये कैंसिल हो गया एंड यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया. सो दिस इज इक्वल टू 10/3 डिवाइडेड बाय 6. यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए. तो दिस इज 3 एंड -1, तो ये 10 न्यूटन आ जाएगा. सो दिस इज 10/3 and into 2/6, so that is 10 Newton. Next देखिए, the coefficient of static friction between a wooden block of mass 5.5 kg and a vertical rough wall is 0.2. The magnitude of horizontal force that should be applied on the block to keep it adhered to the wall will be. अब यहाँ पर अगर देखें तो ये ब्लॉक 0.5 kg का है, यानी कि इस डायरेक्शन में 0.5 g लग रहा है. एंड ए वर्टिकल वॉल, इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू 0.2 दिया हुआ है. यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाने के लिए बोल रहा है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल दैट शुड बी अप्लाइड, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शंस जो है वो F के बराबर हो जाएगा और फ्रिक्शंस इस डायरेक्शंस में लगेगा. तो यहाँ पर आप फ्रिक्शंस को कह सकते हैं कि ये 0.5 g के बराबर है एंड फ्रिक्शंस विल बी इक्वल टू म्यू n, और n की जगह f लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.5 g और म्यू की वैल्यू 0.2 दिया हुआ है. तो मल्टीप्लाइड बाय f इक्वल टू 0.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय g. तो यहाँ से इसको हटा देते हैं तो ये 50 जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोल रहा है. तो इसका मतलब F हमारा 25 न्यूटन आ गया. F हमारा 25 न्यूटन आ गया. यहाँ पर देखें अगर तो जेईई मेन एस्पिरेंट्स के लिए जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सेशन लगाते हैं वो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आपको फ्रेश क्वेश्चंस एंड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो अब तक जेईई मेन में पूछा गया है उसको कैसे क्विकली एंड विथ एक्यूरेसी सॉल्व करते हैं उसकी आइडिया लग जाता है. एंड ये हमारा पार्ट 3 था जिसमें फ्रिक्शंस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चंस था. एक पार्ट और है इसमें दैट इज बेस्ड ऑन द डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस. तो नेक्स्ट पार्ट में हम डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन जेईई मेन के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस का क्वेश्चंस करेंगे एंड दैट सेशन रियली विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं. एंड मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. थैंक यू.